भारत माता की हाँ, अब ठीक है। भारत माता की। अब आप बताइए कि मैंने भारत माता की जय क्यों लगवाई, पहली बात। और इससे स्वावलंबन का या रोजगार का क्या लेने देना, दूसरी बात। तीसरा, पर्यावरण से रोजगार की बात जो आ रही थी उससे क्या लेने देना है भारत माता का। और हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, लेकिन आज हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस भारत माता की जय बोल रहे हैं। क्या वो भारत माता जिसके वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम बोलते हों और जहां पर सस्य श्यामलाम की बात करते हों, क्या वो भारत माता वैसी है? जिस सुजलाम सुफलाम कहलाने वाली भारत माता में आज गंगा में मैला बहता हो, कोई पीने का पानी आज चाहे वो कुएं का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नदी का हो, आरओ लगाकर पीना पड़ता है। क्या वो सुजलाम भारत माता है? चिंतन करने की आवश्यकता होगी। सुफलाम भारत माता क्या है? आज हर एक फल, हर एक सब्जी के अंदर क्या आता है? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कहीं नहीं तो मेरे कहते कहते आप सो जाओगे। हाँ, क्या पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। हम सुफलाम भारत माता की बात कर रहे हैं। विचार करना पड़ेगा कि किस भारत माता की आज जय बोल रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जिस देश के भारत माता की बात कर रहे हैं और आज से जो हम बता रहे हैं ना 75 साल हमारे किसको हो गया, आज़ादी को। आज़ादी के 75 साल में जिस देश में इस बात की चर्चा होती हो कि यहां पर विश्व के सबसे ज्यादा पागलखाने हैं, बताया जा रहा है, पता है ना ये कौन सी प्रगति है जी? विश्व के सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस तो सब जानते हैं ना। अपने में से ऐसा कोई भी है जिसका स्ट्रेस नहीं है? मैं कल परसों बात कर रहा था, कोटा के अंदर एक इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, जो आईआईटी वगैरह की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या करने का शौक है क्या? क्यों आत्महत्या की? स्ट्रेस। और इसलिए सर्वाधिक सोने की गोलियां स्ट्रेस फ्री होने के लिए कहां पर होती हैं? आज़ादी के 75 साल में इस देश के अंदर। तो विचार करेंगे तो हमको ये भी ध्यान में आना होगा कि यहाँ पर मैं ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ कि हमको यहाँ से अपना चिंतन प्रारंभ करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा डायबिटिक कहाँ पर है? हम बड़े शान से कह रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात पूछता हूँ। सबसे बड़ा विश्व का कचरे का पहाड़, देखो तो सही आप, वो कहाँ है? हिंदुस्तान में। और कहां पर है हिंदुस्तान में? दिल्ली में। और दिल्ली में कहां पर है, कितना ऊंचा है वो पता है किसी को? आप, ये कोई अभिमान स्वाभिमान की बात नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार से 6-7 फीट छोटा, मतलब कुतुब मीनार के बराबर ऊंचाई का कचरे का पहाड़ केवल 36 ईयर्स में, पिछले में, इस इंसान के, दिल्ली के भी 1/3 मतलब 1/3 दिल्ली का कचरा इकट्ठा होते होते इतना बड़ा हो गया। और आपको कल्पना करके आश्चर्य होगा, केवल 70 एकड़ के अंदर उस कचरे का कितना वजन है। तो वहाँ का चीफ इंजीनियर मुझे बताता है, भाई साहब, अपन तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना सभी यहाँ पर। फाइनल ईयर वाले कौन कौन है? नहीं है। सेकेंड ईयर वाले, ओ थर्ड ईयर, आई मीन प्री फाइनल। ये बात है ना, ये है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड ईयर वाले कोई हैं? उन्हीं को बुलाया गया। अच्छा, वो दूसरी जगह पर है। बहुत अच्छा, वो तो चलो उनके लिए भी है। हमें ये विचार करना पड़ेगा कि आज वहाँ का चीफ इंजीनियर, आप जरा हिसाब लगाइए, उन्होंने कहा ये जो कचरे का पहाड़ है, इस कचरे के पहाड़ का वजन हमारे हिसाब से है 140 करोड़ मेट्रिक टन। अब मैं भी इंजीनियरिंग गलती से मैंने भी कर ली, मैकेनिकल में मैं भी इंजीनियर हूँ, आपकी तरह बेरोजगार भी हूँ, रोजगार के तलाश में भाई साहब के पास हैं कश्मीरी जी। तो मेरा कहने का मतलब है 140 करोड़ मैट्रिक टन कचरा कितना होता है? तो मैं जरा गिनती लगाने लगा कि 140 पर कितनी शून्य लगानी पड़ेंगी, कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी।
तो 1.4 इंटू 10⁻22 kg। क्या कल्पना कर सकते हैं कहां से आया ये कचरा, कौन लाया? प्रश्न करना पड़ेगा कि जिस भारत माता और जिस स्वदेशी मतलब जिस देश की स्वतंत्रता के 75 साल बाद हम इसको बड़े गरिमा के साथ बोल रहे हैं, हमको यहां से चिंतन पैदा करना पड़ेगा कि अंत में तो ये सब चीजें क्यों शुरू हुई। यहां से अपने स्वाभिमान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ एक दूसरी बात, जरा हम पुराने उसमें से आते हैं कि जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जिस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती थी, दूध दही की नदियां बहती थी का मतलब यहां पर इतना पशुधन था, गौधन था कि यहां पर इतना पर्याप्त मात्रा में होता था, इतना वैभव संपन्न था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ऐसा देश आज इस प्रकार की स्थिति में कि जिसको ये कहना पड़ता है कि विश्व का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ और देश की सबसे पहली ऑक्सीजन वार दिल्ली के अंदर बसंत कुंज में प्रारंभ होती है कि एयर क्वालिटी वाले कौन है भाई साहब? वो एयर क्वालिटी, शाबाश, बहुत बढ़िया, कुछ तो सोचना शुरू किया। अभी सूरत में भी मैं एक खतरे वाली बात बताता हूँ, मतलब टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं टेंशन में इसलिए ला रहा हूँ कि आजकल है भी ज़्यादा ही, लेकिन हमको क्या सोचना है उसके लिए तो आपको विचार करना पड़ेगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसे एज पर नॉर्म्स होना चाहिए 50-70। क्यों भाई साहब? नॉर्मल। दिल्ली का है आज की तारीख में 450 से 500। कितना गुना है? 10 टाइम्स, ठीक है ना। और सीपीसीबी ने इस बार एक आंकड़ा प्रसारित किया है कि हमारा एयर क्वालिटी पिछले साल से इंप्रूव हुआ है, पूरे उसमें बड़े बड़े अखबार में आ रहा है इंप्रूव हुआ है। मेरे को भी आश्चर्य हुआ। खैर उसके सीपीसीबी के जो मेंबर सेक्रेटरी और मित्र थे, मैंने कहा भाई साहब ये इंप्रूव हुआ है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, मैंने क्या था कि पिछले साल इसी महीने में जो हमारे आंकड़े बताते हैं वो 500 to 550 थे, मतलब 500 से 550 के बीच में थे। इस बार 450 रह गए, इसलिए हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो गया। मैंने कहा भाई साहब इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन इंप्रूव हुआ है का मतलब दिल्ली के हर व्यक्ति की जीवन की आयु केवल 10 से 12 वर्ष कम हो चुकी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और इसलिए आप भी चिंता मत करिए। मैं दूसरे शब्द पर आ रहा हूं कि आपको पता है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति, हम मैकेनिकल के मतलब हम तो विद्यार्थी हैं, पर कैपिटा ट्री अगर इस इकोवैलेंस को रखना है कितने होने चाहिए पता है? किसी को है क्या पता? काय को रखना है? तो आपकी जानकारी के लिए पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति पेड़ों की संख्या 422 चाहिए, 422 पेड़ प्रति व्यक्ति होने चाहिए, अन्यथा इम्बैलेंस होने वाला है जो एयर क्वालिटी की बात आती है। लेकिन अभी कितना है अपने भारत में? भारत का एवरेज है केवल 28 ट्रीज पर हेड, होना कितना चाहिए? 422। लेकिन चिंता मत करिए, सूरत पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए, अरे नीचे से प्रथम पे बोल रहा हूं, आप तालियां बजा रहे हैं। हाँ सच्ची में बता रहा हूं, मतलब कोई गलत नहीं है। और इसलिए हमारे लिए आपकी जानकारी के लिए कर्णावती अहमदाबाद है ना, वहां पर 11 से 13 पेड़, मतलब 13 पेड़ मान लो, 13 ट्रीज पर हेड है, और सूरत में केवल 7 पेड़ पर हेड है। आप ऑक्सीजन कहां से लोगे? विचार करना पड़ेगा कि यहां जो सीमेंट की अट्टालिकाएं बन रही हैं वहां पर पेड़ कहां जा रहे हैं। और इसलिए जहां 7 पेड़ प्रति व्यक्ति हों वहां पर ऑक्सीजन कहां जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, ग्रीन हाउस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सब पूरा। और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होनी है, बाकी सब कुछ होने वाला है। और इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि हम कौन से युग में जी रहे हैं और आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम कौन सी प्रगति, डेवलपमेंट जिसके बारे में बोल रहे हैं, उस दिशा में बढ़ गए हैं। यहाँ से विचार करना पड़ेगा। और उस विचार में यदि हम युवाओं का यदि भूमिका हमको विचार करनी होगी तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि आज से 200-250 साल, मैं एनवायरनमेंट पर आता हूँ, 200-250 साल पहले, 250 ईयर्स मान लो, क्या इस देश के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस देश का पर्यावरण, इस देश का क्लाइमेट क्या ऐसा था? नहीं था। तो पेड़ों की संख्या कम क्यों हो गई?
आज आप सोचिए कि 3 चीजें इंसान को यानी हमें जीवन जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं। पहला है श्वास लेने के लिए क्या बोलो, ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही सबसे पहला काम क्या करता है? रोता है, और नहीं रोए तो मार मार के रुलाते हैं। क्यों भाई, रुलाने की रस्म है क्या कोई? रुलाते इसलिए हैं कि वो कम से कम श्वास तो ले ले। अगर 30 सेकंड तक बच्चे को श्वास नहीं मिली उसके ब्रेन को, तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। और इसलिए हम सब रोए हैं। पक्की बात है ना? हाँ भरो, हाँ। अब आगे तो नहीं रोना है ना। तो पहला जब पैदा होते हैं तो पहला काम श्वास लेने का मतलब ऑक्सीजन, एयर, ठीक है ना। और मनुष्य का अंतिम काम क्या होता है बोलो? गया। गया का मतलब क्या है? इसकी श्वास। तो श्वास लेने से लेकर श्वास के अंतिम तक की जो यात्रा है वही तो पर्यावरण है। और इसलिए विचार करना पड़ेगा कि क्या कभी हमने विचार किया है कि इस जिंदा रहने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है, क्या कुछ सेकंड, कुछ मिनट बिना श्वास के रह सकते हैं क्या? तो जिंदा रहने के लिए पहला काम श्वास, दूसरा पीने का पानी, तीसरा खाने के लिए क्या? भोजन यानी अन्न। और ये तीनों चीजें कहां से मिलती हैं? क्या किसी फैक्ट्री में बनती है? अच्छा चलिए, अभी रोजगार की बात आ रही है। मैं रोजगार का एक सबको चैलेंज देता हूं यहां कि आप 50 लाख से 50 करोड़ रुपए तक ले लीजिए, एक बूंद पानी बना के बता दीजिए, एक अन्न का दाना बनाकर बता दीजिए, या एक, चलो सिलेंडर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन बना के बता दीजिए। नहीं बना सकते। ये सब प्रकृति से ही मिलता है। और इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकृति का संरक्षण कैसे करना। और 250 साल पहले तो कुछ नहीं था, पेड़ की कमी नहीं थी, पानी की कमी नहीं थी, कुछ नहीं था। ये 250 साल पहले ऐसी क्या चीज आ गई जिसके कारण आज तक पूरा विश्व इस बात पर चिंतित हो गया है? यहां से हमारी बात शुरू होती है। तो 250 साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई पता है आपको? एक क्रांति आई थी। अब यहां से हमारा बात शुरू होती है। कौन सी क्रांति आई थी, किसी को पता है? अरे पता तो होगा भाई, इंजीनियरिंग के कारण ही आई थी वो, टेक्नोलॉजी के कारण। क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ था। और औद्योगिकरण के कारण टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के कारण औद्योगिकरण हो गया, औद्योगिकरण, प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या करेंगे? तो प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों की नीड्स, कंजम्पशन, उसको बढ़ा दिया गया और लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी गई। और इसलिए जहां एक चीज की जरूरत होती थी वहां पर 4 चीज। आप में से चलो, आप तो इस पीढ़ी के लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनको पता है। आजकल तो खैर होता ही एक है, ले दे के, और अगर तो हमारे दो हो जाते थे पहले, अब तो एक ही है। पहले तो क्या होता था, बड़े भाई छोटे भाई, छोटे भाई बड़े भाई का कपड़ा छोटा पहनता था, छोटे भाई का छोटा पहनता था, फट जाता तो पोंछा लगाते थे। आजकल एक ही है, उसकी अलमारियां भरी हुई है। बोलो है कि नहीं? हाँ बोलो। ना नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि है ना। तो ये जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ गया, ये है औद्योगिक क्रांति की देन, और इसलिए कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक दूसरी क्रांति आई, वो कौन सी थी पता है किसी को? आई थी हरित क्रांति आ गई। खाने को परेशानी आने लगी तो हरित क्रांति आ गई। मैं डिटेल में नहीं जाता हूं। इसके बाद कौन सी आई है? श्वेत क्रांति आई, है ना, दूध, वाइट, है ना। ये तीसरी क्रांति। अब हम प्रगति कर रहे हैं, अब देखिए। और इसके बाद क्या आया? मोबाइल। ये मोबाइल क्रांति आ गई, डिजिटल क्रांति आ गई। और अभी कौन सी आई हुई है? एआई। अब हम प्रगति की ऐसी दौड़ में जा रहे हैं कि ये क्रांतियों के कारण हमें रोक नहीं सकते, हमको इसके साथ बहना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये धीरे धीरे जो ये विषय चला है, ये सब हम कौन सी प्रगति की तरफ जा रहे हैं? कहीं हम विकास के रास्ते पर चलकर विनाश तो नहीं जा रहे हैं?
क्योंकि हम कौन से विकास के रास्ते पर, इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से हमको ये मूल बात पर आना पड़ेगा कि भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज जिस बात को कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जिस प्लास्टिक को इस देश के अंदर वरदान होना चाहिए वो प्लास्टिक इस देश के लिए विनाश का कारण बन रहा है क्या? और इसलिए जब हम टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो हमको इसका क्या बोलना है, इसका सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आज आप डिजिटल, अभी आगे आने वाला जो है ना मेटा नाम सुना है क्या? मेटा नहीं सुना? आ जाएगा, अभी चिंता ना करो, पहुंच चुका है यहाँ डिजिटल क्रांति। और डिजिटल क्रांति से आगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, क्या इसको इस देश के लिए अभिशाप से बदलकर वरदान बना सकते हैं क्या? ये काम हम सब लोगों का है। क्या ये चैलेंज हम स्वीकार करते हैं क्या? बोलो। मैं ज़बरदस्ती बुलवा रहा हूँ आपको, किसी की मन नहीं हो रहा है। चैलेंज स्वीकार करोगे? आप कहोगे कर तो लेंगे लेकिन जिंदे तो रहें पहले। क्यों? जिंदा रहना चाहते हैं आप लोग? कैसे क्या है, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं? जिंदा रहना है, लेकिन क्या है हमारा इसके पीछे का उद्देश्य? इसलिए वर्तमान में हम आते हैं। वर्तमान में 4 प्रकार के क्राइसिस इस देश के अंदर चल रहे हैं। देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर है, लेकिन हम चूंकि युवाओं का देश है तो यहाँ पर एक आज देश के युवा के सामने 4 प्रकार के क्राइसिस हैं। पहला क्राइसिस है क्राइसिस ऑफ पर्पज। आज देश के युवा के सामने कोई पर्पज नहीं है। पहले का एक युवा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनकर फांसी पर चढ़ना चाहता था। आज का देश का युवा क्या है? क्राइसिस ऑफ पर्पज। और इसलिए वो सोचता है मैं इंजीनियरिंग तो कर लूंगा, उसके बाद क्या होगा मेरा? ये प्रश्न आता है। और इसलिए पर्पज नहीं है, वो पर्पज निर्माण करना ये स्वावलंबी भारत अभियान का मूल उद्देश्य है कि मेरी जिंदगी का पर्पज कुछ होना चाहिए। हम उस विषय पर आगे आते हैं। दूसरा है क्राइसिस ऑफ ऑनरशिप। क्या हमको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी कि मैं, मेरा देश, मेरी प्रकृति में, इसको मैं पूरे विश्व के अंदर। और इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से 10 बार इस बात को कहते हैं कि आगे आने वाला समय इस भारत का है। ये स्वाभिमान जागरण, क्या ये ऑनरशिप लेना मेरा काम हो सकता है क्या? ये दूसरी बात है। तीसरा है क्राइसिस ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि मैं जिस ऑनरशिप ले रहा हूं क्या उसको मैं प्रामाणिकता से करूंगा, ये मेरे जीवन का मिशन बन सकता है क्या? ये तीसरी बात है। और चौथी बात है क्राइसिस ऑफ रिलेशनशिप, कि क्या हमारा उसके प्रति कुछ अपनापन है क्या? उसके प्रति कोई लगाव है क्या? और जब देश के प्रति, समाज के प्रति या प्रकृति, कोई भी बोल लीजिए, उसके प्रति लगाव होता है तो व्यक्ति एक नर नारायण में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको अभी बताता हूं। और इसलिए हम सबको एक युवा का क्या रोल हो सकता है? क्या केवल पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना और डिग्री प्राप्त करके कोई 2 कौड़े की नौकरी कर लेना, क्या इस देश के युवा का, और फिर वो पूरे विश्व के अंदर अपने भारत को आगे ले जा सकता है क्या? ये विचार करने की बात है। और इसलिए इस देश के मन में, युवा के मन में ये 4 क्राइसिस के बारे में क्लैरिटी आना जरूरी है कि क्या मेरे जीवन का कोई पर्पज है कि मैं इस देश को पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 बना दूंगा। ये हमको संकल्प लेना पड़ेगा। क्यों? आज हम नहीं, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूं। अभी पूरे विश्व में जो भारत के लोग, जिसको क्या एनआरआई बोलेंगे ना, तो जो इंडियन ओरिजिन के लोग, और हम तो गुजरात में बैठे हैं, यहाँ पर मूल गुजराती भाई बहन कितने, जरा हाथ उठाओ। लो, तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में तो गुजरात वालों ने ही कर रखा है सब काम। और इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं वो तो और भी आगे हैं। और इसलिए वहाँ पर एक स्टडी की गई कि ये भारतीय लोगों के बच्चों का आईक्यू वहाँ के बच्चों के आईक्यू से कितना ज़्यादा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई। और वो स्टडी में ये पाया गया कि जो इंडियन बच्चे हैं भारतीय, उनका आईक्यू वहाँ वालों से कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने स्टडी की क्यों है ये, हमारे बच्चों में क्या है लेकिन यहाँ के बच्चों में क्या है।
तो उन्होंने वो पाने के बाद ये ध्यान में आया कि जो यहाँ पर अपना फैमिली सिस्टम है, जो अपने देश के प्रति एक मातृवत जो है भारत माता, क्या विश्व में कहीं है पाकिस्तान माता, जर्मनी माता कहीं होती होगी, या कहीं जब बोलते होंगे कि हमारी ये माता है, यहाँ पर भारत को माँ क्यों माना? ये जो मातृ संस्था है, जो एक फैमिली वैल्यूज का सिस्टम है, उसके कारण इस देश के बच्चे का IQ बहुत ज़्यादा है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो तथाकथित विकसित देश हैं, वहाँ की महिलाएं इस बात के लिए आंदोलन करती हैं कि हम जब वर्क प्लेस पर जाएंगे तो बच्चे को दूध फीड करने के लिए जगह दो हमें। कहाँ से आ रहा है ये माँ का दूध बच्चे को फीड करना, उससे जो एक मातृत्व और उससे जो IQ बढ़ता है, वो पूरे विश्व में आज सिद्ध हो चुका है। और इसलिए इस देश के बच्चों की जो IQ है, उस IQ के कारण हमको विश्व के को मार्गदर्शन देना ही पड़ेगा। अब देना है तो विचार ये करना पड़ेगा कि उसके लिए हमारा रोल क्या है। यहाँ से हम आते है ना, और रोल के लिए कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर 5-6 युवा छात्रों को, जिनको हम स्टार्टअप, अपने में से कोई है जो स्टार्टअप के लिए सोच रहा है? ऐसे कोई है? बहुत बढ़िया। और कोई है? तो अच्छा, चलो जिन्होंने सोचा नहीं, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है कि नहीं मैं अपना स्टार्टअप, मैं अपना कोई काम का मतलब वो समझ लेना आप, ऐसे जो इच्छा रखते हैं, ऐसे ज़रा हाथ उठाइए। अगर मौका मिलता है, मैं अभी ऐसे एवेन्यू आपके सामने बताने वाला हूँ, इसलिए हाँ, 1-2 भाई साहब, इन सब लोगों के लिए ज़रा तालियां बजा दीजिए जोर से। यह है ना देश के कि जो हम अपने पैरों से आगे कैसे जा सकते हैं, उसके लिए यह विषय है। और इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा रोल क्या है, ये पिछले बैकग्राउंड में मैंने जो बताया कि ये स्वाभिमान के साथ के पूरे विश्व में हमारे देश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। ये स्वाभिमान यानी ये पर्पज, इसके लिए मेरा जीवन होगा, इसके लिए मेरा कैरियर होगा, इसके लिए मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं गलती से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। ठीक है ना। अब इसलिए हमको आगे आना पड़ेगा कि इसके लिए हमारा रोल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं तो शायद आपको उसमें से कुछ बातें ध्यान में आएंगी। 2 उदाहरण। राजस्थान के भिवाड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ उस इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी इंडस्ट्री की 2-3 इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री बच्चों को दे दी। अभी वो एक काम करने लगे हैं, उस काम का नाम है बायो एंजाइम। किसी ने सुना है? बायो एंजाइम नहीं सुना है? फ्री का काम है, 0 इन्वेस्टमेंट है। जो फल वगैरह होते हैं उनके छिलकों से उसको घर में ही बनाया जाता है वगैरह वगैरह, कोई छोटी मोटी बात है। लेकिन वो बायो एंजाइम, और उन भाई साहब ने मेरे को कहा कि जो बायो एंजाइम में मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, मेरा ये है कि मैं ऐसे बच्चों को ट्रेन करूँगा, उनको जो क्या बोलते हैं टेक्निकल गाइडेंस चाहिए वो दूंगा, अगर किसी को फंड चाहिए वो दिलवाऊंगा, और ऐसा मैं आगे आने वाले 1 साल में 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर खड़ा करना चाहता हूं केवल बायो एंजाइम में। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कहाँ से आएंगे आपके पास फंड? कहने लगे फंड की क्या चिंता है, दिल्ली एल्यूमिनियम एसोसिएशन पर 800 करोड़ रुपए फालतू पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इसको कहीं पर भी तो लगाओ, तो मैं तैयार हूं। लेकिन इस देश का युवा क्या इस बात के लिए आगे आएगा कि मैं बायो एंजाइम चालू कर दूं? और उन्होंने कहा कि मैं प्रति माह 50,000 से 1 लाख रुपए महीने उस बच्चे को कमाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दूंगा। क्या कोई स्वावलंबन के लिए चाहता है? क्या आए, हम उनको करवाते हैं, लेकिन आना तो हमको ही पड़ेगा ना। इसलिए बायो एंजाइम, और उस बायो एंजाइम से केवल ऐसा नहीं होगा, हमारे घर का कचरा वो साफ होगा। अरे वो बायो एंजाइम से नदी साफ हो जाएंगी, वो बायो एंजाइम से घर के केमिकल खत्म हो जाएंगे, वो आगे की बात है। लेकिन हमने एक एनवायरनमेंट को भी, इस देश के अंदर जो बिकने वाला जहर है केमिकल रूप में, उसको भी और लोगों को भी स्वरोजगार देने का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा, इंदौर का नाम सुना है, जो सबसे स्वच्छ सिटी कहलाती है। वहाँ पर इंदौर में अपने एक कार्यकर्ता हैं जो क्या करते हैं, कचरे का काम। आप में से कोई कचरे का काम करना चाहता है क्या?
एक भी हाथ नहीं उठाओगे आप, नहीं उठाओगे ना। कचरा जैसा काम क्या करना है। लेकिन जो जो कचरे का काम करना चाहते हैं, हमारे एक बंधु हैं, उन्होंने कहा कि मैं कचरा प्रबंधन, और आज वो कर रहे हैं, आपकी माता इंदौर में तो कर ही रहे हैं, आसपास के और भी कई जगह उन्होंने शुरू किया है कि जो विद्यार्थी या युवा जो भी आएगा मेरे पास, मैं 50,000 से 1 लाख रुपए महीने उसको कचरा प्रबंधन उसके माध्यम से उसके पैरों पर खड़ा करके स्वावलंबी बना सकता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए अब तक उन्होंने 12 इस प्रकार के जो स्टार्टअप कहिए या नए बंधु कहिए उनको कहा है, और उन्होंने कहा मेरे जीवन में लक्ष्य है मैं 100 लोगों को करूँगा। आप में से कोई चाहता है तो बताइएगा। हम तो पढ़े लिखे हैं, वो तो अनपढ़ भी लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कचरा प्रबंधन का ये काम कर सकते हैं क्या, ये विचार है। आपकी जानकारी के लिए कि इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट, उसने एक ऐप डेवलप की, ऐप का नाम था कबाड़ी वाला। अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो कबाड़ी वाला ऐप बहुत ज़्यादा चली थी, है ना। वो थोड़ा कोरोना के बाद बंद हो गई। वो कबाड़ी वाले भाई साहब से मैं मिला, बाई चांस वो अपने परिचित ही मिल गया। वो कबाड़ी वाला ऐप इतनी ज़बरदस्त है कि ना पूछो। कोई भी उसको चालू करेगा तो वो थोड़े दिन में ही वही 1,50,000 रुपये महीने। आप क्या करोगे, आप और 50 लोगों को रोजगार दे सकते हो। आप सोचिए तो सही, अपने सूरत में ही, सूरत में MCD के जॉन बोलते हैं ना उनको, है हाँ, ये जॉन हैं। जॉन में अपने विद्यार्थी परिषद के एक जॉन का जो है कचरा उठाने का काम करते हैं। आपको सोचना होगा, वो रोज सवेरे उठते ही इस सूरत के उस भाग के कचरा इकट्ठा करने का काम उनके पास है। रोज उठते ही 200 लोगों का घर का खाना, और ये सब उस व्यक्ति के कारण होता है, क्योंकि वो रिक्शे में डालकर वहां तक पहुंचाने का काम इन भाई साहब के पास है। एक बंदा इतने घरों के अंदर खाना और उसके अंदर खुशहाली ला सकता है। क्या हम इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं क्या? यहाँ से शुरुआत होती है कि पर्यावरण में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, करिए। अब तीसरी बात और बताता हूँ। नागपुर के अंदर एक राज मदन करके, अपने मदन करके कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आते आते उनको लगा कि यहाँ तो कोई मेरे को रोजगार का चक्कर मिलेगा नहीं, और इसलिए फाइनल ईयर सिविल में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी। क्या करना है, मुझे तो किसानी करनी है, वो फार्मर बनना है। फार्मर बनने के लिए तो सबने उसको बेवकूफ़, उनके साथ वालों ने कहा क्या कर रहा है तू भाई, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो किसानों के पीछे घूमने लगा। उस बीच में वो विदेश में भी जाए, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए, आज यानी इंजीनियरिंग छोड़ने के 8 वर्ष के बाद वो 3,750 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करते हैं, आपकी जानकारी के लिए। और यही नहीं करते तो वो है ना, जैविक खाद और जैविक गाय वगैरह, गाय से उन्होंने खाद बनाना शुरू किया। और आज उन्होंने कम से कम 3,000 से ज़्यादा किसान और 5,000 से ज़्यादा उसके साथ काम करने वाले लोगों को काम पे लगा दिया। जब मैं परसों नागपुर में था तो मैं मिला, मैंने कि भाई आपने ये, क्योंकि भाई साहब आज मैं इतना अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ कि जो मेरे साथ वाले सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं आज वो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और आज मैं 7,000 लोगों को नौकरी दे के रखा हूँ। आप क्या सोच सकते हैं कि हम लोगों के जिंदगी में खुशहाली लाने वाले बनेंगे या अपनी ज़िंदगी की खुशहाली के लिए ही लगे रहेंगे? ये है पर्पज ऑफ लाइफ। हम अपने पर्पज की लाइफ को इस प्रकार से बना सकते हैं क्या? और एक इंटरेस्टिंग बात की, यहाँ मैं सोचता हूँ कि सब लोग हम कर सकते हैं। मैं एनवायरनमेंट की इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सब हमने घर बैठे फ्री में करने वाला सौदा है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। उन भाई साहब ने, अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ सब जो है उसमें से सबके घर में कचरा तो निकलता ही है, निकलता है कि नहीं निकलता है? ऐसा कोई है कि जहाँ कचरा नहीं होता? डेली निकालते हैं। अब उसमें हरा कचरा मतलब गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, ये निकलता ही है। नागपुर के वही राज मदन कर जी ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने कहा ये रोज का कचरा तो निकलता ही है, तो इस कचरे का खाद बना दो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्या हम टेरेस गार्डन पर टेरेस गार्डन बना सकते हैं क्या? टेरेस गार्डन का मतलब क्या है? टेरेस पर उगने वाली सब्जियां, है ना। तो उन्होंने घर में तो होने लगा। औरंगाबाद में अगर कोई जाकर देखे तो वहाँ पर 1,500 से ज़्यादा लोगों के घर में ऊपर टेरेस फार्मिंग होती है।
और वहाँ पर मज़े की बात क्या है, जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं पता है, हमारी एक बहन जी टमाटर लेके आती है तो दूसरी बैंगन लेके आती है, तीसरी गोभी लेके आती है तो चौथी, और आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज। और वहाँ पर तो स्थिति ये है कि लोगों की हेल्थ अच्छी हो गई क्योंकि केमिकल फ्री मिल रहा है। इवन बहुत सारे लोगों ने, आप तो आश्चर्य करेंगे, अरबी होता ना, अरबी, यहाँ पर अरबी बोलते हैं ना, उसके पत्ते का कुछ बनाते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है वो पात्रा। आपको जानकारी के लिए, पुणे में एक अपना कार्यकर्ता हार्ट अटैक आ गया बेचारे को, बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। तो उनको हार्ट अटैक आ गया, अब क्या करे बेचारा, घर के बाहर जाए ना, ये तो छोटी सी छत, मैं खुद गया, वो ऊपर ले गए, बताया कि मैंने पूरे छत पर पात्रा, ये छोटे छोटे बॉक्सेस में जो होता है ना, उसमें लगा दिया है, कोई जगह नहीं छोड़ी, और जगह नहीं बची तो क्या किया उन्होंने, वो वर्टिकल उसमें भी छोटे छोटे लटका के लगा दिए। मेरे को देख कर अरे कमाल कर दिया जी आपने। कहा कि भाई साहब मैं तो हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लगाने के बाद डेली इनमें से वो पात्रे के पत्ते तोड़ता हूँ, 500 से 1000 रुपये पर डे पात्रा बेचता हूँ। मैं तो हार्ट अटैक, भगवान ने मेरे को तो वरदान दे दिया, घर बैठे मैं तो कमा रहा हूँ। और छत खाली पड़ी थी, पानी आता ही था, उन्होंने उसमें और टेक्नोलॉजी लगे। अब टेक्नोलॉजी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने देखा वो भाई साहब अपना मोबाइल निकालते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, और मैंने कि क्या कर रहे हो भाई साहब, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ऊपर पानी चढ़ रहा था ना, तो मैंने मेरे मोबाइल से यहीं पर एक स्मार्ट वो प्लग लगा हुआ था, जब मेरा बेटा वो स्मार्ट प्लग की बात करता है तो उसने मैं लगा दिया। मैं देखता हूँ कि ऊपर 3 मिनट पानी चाहिए, तो मेरा 3 मिनट में वहाँ पर पानी बराबर हो जाता है, मैं यहाँ से मोटर बंद कर देता हूँ, बात पूरी हो जाती है। अरे ड्रिप इरिगेशन, अब ये टेक्नोलॉजी क्या अमेरिका से आई थी क्या? ये जो टेक्नोलॉजी है कि लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन निकालना, ये है हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का। और इसलिए उदयपुर के एक पॉलीटेक्निक कॉलेज में एक विद्यार्थी ने इस बात का दर्द महसूस किया कि गांव की माताएं बहनें सवेरे सवेरे चक्की, वो चक्की क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं, चक्की वो चलाते थे। वो उसने हमारे वहाँ का जो पढ़ने वाला एक गांव का विद्यार्थी टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा था कि बेचारे इतना जोर लगाकर गीत गाते गाते करती हैं, उन्होंने कहा इसमें कोई टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। अब आप देखिए टेक्नोलॉजी उसने क्या लगाई, वो चाकी में क्या टेक्नोलॉजी लग सकती है। उस बंदे ने क्या किया, उसका जो नीचे पीवट होता है ना, हम तो इंजीनियरिंग छात्र हैं, उस पीवट में एक बॉल बेयरिंग लगा दी, बॉल बेयरिंग पर उस पीवट को टिका दिया, और अब वो चक्की ऐसे चलती है, जो वो 1 घंटे में 1 किलो निकालती थी, 1 घंटे में 5 किलो निकालती है, और बिल्कुल ताकत ही नहीं लगती, आराम से चल रही है। अब उस बच्चे की उसको लेकर लोगों ने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, बंदे ने पेटेंट कराया और दुनिया भर में चल रहा है। हमको कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कभी अपने जमीन से, अपने घर से, अपने लोकल उससे जुड़े हैं क्या? ये जुड़कर यहाँ की समस्या का यही समाधान यदि हम कर सकते हैं, तो वही नागपुर की मैं बात बता रहा था। नागपुर में उन्होंने कहा टेरेस फार्मिंग का तो बड़ा अच्छा आइडिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को आइडिया है तो कर लेना भाई। तो वो एक मॉल के पास गया, मॉल वाला, मॉल होते ही हैं आपको पता ही है ना मॉल, तो वो मॉल के मालिक के पास गए, यही मिस्टर राजमदन कर, और कहने लगे कि आपकी छत है ना ये, हाँ क्या है, कि नहीं कुछ नहीं, वहाँ पर एसी वेसी के कुछ लगे हैं, बाकी खाली है, 4000 स्क्वायर फीट की जगह खाली है। उन्होंने कहा क्या मैं इसका यूज़ कर लूँ? उनको भाई क्या करोगे यार ऊपर? कहा कि नहीं इसमें टेरेस फार्मिंग करूँगा मैं। तो टेरेस फार्मिंग करो, क्या करोगे? नहीं कुछ नहीं। उसने क्या किया पता है, उसको 3 भागों में बांटा, और 2 महीने बाद सब्जियाँ यहाँ आएंगी, 2 महीने बाद वो आएंगी, फिर 2 महीने बाद ये आ जाएंगी, ऐसे 1 साल भर का साइकिल चालू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। और इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर वो लगा दिया, और उन्होंने कहा कि देखो जी ये जो जितनी बड़ी जगह है इसमें लगभग 20 किलो 20 kg पर डे ये सब सब्जियां हो जाएंगी, जो कुछ है, चाहे अभी जैसे टमाटर का, मिर्ची का, भिंडी का, जो भी चल रहा है वो ऐसा ऐसा कर देंगे। कहा लेकिन आपको एक शर्त करनी पड़ेगी, क्या? रोज का एक लॉटरी निकालनी पड़ेगी 20 लोगों की। तो मॉल वाले के समझ में नहीं आया क्या कि वो 20 लोगों की जो पहली लॉटरी निकलेगी उनको 1-1 किलो सब्जी ऊपर जाकर ही खुद के हाथ से तोड़ के लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया है। उन्होंने शुरू किया। आपकी जानकारी के लिए, जिस मॉल पर कभी 1000 संख्या रोज आती थी वहां पर 5000 की संख्या। उन्होंने कहा मेरा तो फुटफॉल बढ़ गया जी, और क्या 7 दिन का वेटिंग। क्यों?
ऊपर बहना माताजी वगैरह जाती थी, ऊपर जाकर तोड़ने लगती तो वो कहती 2 किलो चाहिए। तो इतनी ताज़ा बढ़िया शुद्ध सब्जियां मिल रही हैं। उनका ना 1 किलो से ज़्यादा नहीं। और इतनी लड़ाई वड़ाई होती थी कि 1 किलो की जगह 2 किलो दे दो, का 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और 7 दिन की लाइन। क्या हम अपनी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार का वैल्यू एडिशन करके कुछ काम कर सकते हैं क्या? तब तो वो स्वदेशी है, तब तो अपने देश की है, तब तो अपने गांव की है। और इसलिए हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? तो इस देश के अंदर, मैं अंतिम बात करता हूँ क्योंकि और भी कुछ बात तो है। सर ने तो बहुत सारा, इतने सारे विषय दिए थे, लेकिन मैं कुछ सक्सेस स्टडी इसलिए बता रहा था कि हमको ये लगे कि दुनिया वीरों से खाली नहीं है। अब सूरत भी वीरों से खाली ना रहे तो बढ़िया। तो यहाँ पर भी आप जैसे वीरों में से अगर ऐसे मिलते हैं तो आप आइएगा। और अभी तो ये रोजगार केंद्र जो बनने लगे हैं, इसके माध्यम से आपको बहुत सारे एवेन्यूज खुल जाएंगे। हमको क्या स्वयं का स्टार्टअप करके हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं क्या? और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। नौकरी उधर देगी, मैं तो बात ही कर रहा हूँ, केवल नौकरी तो उधर ही मिलेंगी भाई साहब के पास। तो मेरा ये कहना है कि इसमें हमको एक अंतिम बात कह के मेरी बात पूरी करता हूँ कि क्या आज एक बहुत बड़ा जो इको टेररिज्म है, खाने में, पीने में, श्वास लेने में, जो एक भयंकर वाली बात होगी कि हमको जिंदा रहने का भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसलिए हमें विचार करना क्या पड़ेगा कि ये इस इको टेररिज्म को हम इको टूरिज्म में बदल सकते हैं। इको टूरिज्म में हम इको एंटरप्रेन्योरशिप में बदल सकते हैं क्या? ये हमको विचार करना पड़ेगा। और इसलिए क्या हम पर्यावरण से संबंधित इस प्रकार के काम करें? कोई बायो एंजाइम अगर करना चाहता है तो वो पानी के एसटीपी प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि घर से उस बायो एंजाइम से ये सब चीज़ें होने वाली हैं। घर घर में यहाँ पर कोई अगर इस प्रकार से बंधु आते हैं तो ऐसे बायो एंजाइम के माध्यम से, खाद बनाने के माध्यम से, घर में हम गीला कचरा, सूखा कचरे, ये म्यूनसिपलिटी फ्री हो जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएगी, ये पक्की बात है। क्योंकि उनको जब पता है कि भाई गीला कचरे का तो खाद बनने लग गया है, तो क्या हम खाद का काम शुरू कर सकते हैं क्या? यहाँ पर एक वनश्री बहन जी हैं, वनश्री का नाम किसी ने सुना होगा तो मुझे नहीं पता, है ना। तो उन्होंने केवल पेड़ और प्लांटेशन लगाकर, आपकी जानकारी के लिए, राजकोट के एक बंधु हैं, सद्भावना ट्रस्ट यहाँ पर भी आया हुआ है, वो सद्भावना ट्रस्ट का एक बंदा, आपकी जानकारी के लिए, पूरे राजकोट के अंदर उन्होंने इतने प्लांटेशन कर दिया। और आपको उसने पता है, वो केवल एक एनजीओ ने, उन्होंने 120 ट्रैक्टर पर डे चलते हैं, 1,90,000 रुपए की सैलरी वो बंदा खुद 1 महीने में बांटता है, इतने माली, इतने सब चीज़ें रखते हुए। और उन्होंने जो विकसित किया है वो लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन देकर हजारों लोगों को उन्होंने घर घर रोजगार दे दिया। ये रोजगार सृजन की जो बात आती है, इसमें हमको अपनी मेंटलिटी को भी सृजन करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इस बात को देते हैं। और वो देने के लिए केवल एक अपने गीत की पंक्ति है, उसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या कभी हमने दिया है? और वो दिया है, उसकी एक अंतिम कहानी सुनाकर मेरी बात पूरी करूंगा कि एक बहुत पैसे वाले थे, शायद हम में से भी बहुत सारे लोगों ने ये सपने देखे होंगे कि मैं भी बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा, मेरे भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े फैक्ट्री और बहुत होंगे। एक ऐसे ही पैसे वाले थे श्रीमान, उनको हार्ट अटैक आ गया। आजकल तो बहुत लोगों को आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो हार्ट अटैक आ गया, ये सुनने लायक बात है। जब हार्ट अटैक आकर वो हॉस्पिटल चले गए, आईसीयू में भर्ती हो गए, 7 दिन आईसीयू में रहे, डॉक्टर ने उनको दवाई, ऑक्सीजन वगैरह सब चढ़ाई। 7 दिन के बाद में जब वो स्वस्थ होकर वापस जाते हैं तो डॉक्टर ने 50,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया। 50,000 रुपये देखकर सेठ जी रोने लग जाते हैं। और पैसे की कोई कमी नहीं, डॉक्टर भी जानते हैं कि हमारे गांव के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी हैं। रोने लग रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी काहे को रो रहे हो? जिंदगी बच गई, 50,000 जिंदगी में इतने कमाए, क्या कमाएंगे, रो रहे हो तुम? सेठ जी ने जो कहा वो आप और मैं सुन लें, कहीं ये स्थिति मेरे और आपके साथ नहीं आ जाए। सेठ जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं 50,000 के लिए नहीं रो रहा, आज मैं
पैदा हुआ तब से लेकर 60 वर्ष की उम्र हो गई, 24 घंटे 7 डेज ईच एंड एवरी सेकंड मैं इस प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहा हूं जिंदा रहने के लिए। आपने 7 दिन के 50,000 रुपए ले लिए, मैं 60 वर्ष की इस ऑक्सीजन जो मैंने प्रकृति से ली है ये मैं कैसे लौटाऊंगा, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। मैंने जिंदगी में आज तक इसको कुछ भी नहीं दिया। प्रकृति को हम क्या देते हैं विचार करिए। तो क्या प्रकृति के बारे में विचार करते हुए, मैं प्रकृति यानी पर्यावरण की बात कर रहा हूं, हम रोजगार सृजन करके और पर्यावरण को भी जो आज का अभिशाप है इसको वरदान में सिद्ध कर सकते हैं क्या? ऐसा एक पर्पज ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ ऑनरशिप लेकर हमको करेंगे तो ये देश जिस जगह जा रहा है, मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि अभी जब वो कह रहे थे ना 2047, तो मैं सोचने लगा कि जब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन आप लोगों में से सब 20-25 साल के बीच में होंगे। आप तो उस समय पूरे विश्व में सीना उठाकर चलने वाली ये जनरेशन है, और इसलिए आज वो बीजारोपण आपको अपने मन में करना पड़ेगा कि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब देने वाला बनूंगा। और जॉब रोजगार देने का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है, वो बता ही दिया और भी सिखाएंगे, लेकिन हमें पर्यावरण और रोजगार इसको कैसे जोड़ सकते हैं। किसी को भी अगर पर्यावरण के बारे में रोजगार करना है तो आप भाई साहब से इन सृजन केंद्रों में इस प्रकार की बातें बहुत सारे एवेन्यू हम कर सकते हैं, और आज बहुत कुछ होने भी लगा है। इतना कह के मेरी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, यहीं से इसी मंत्र को लेकर जाएं तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता।